हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 जो कि वायु एवं जल प्रदूषण है। तो इससे पहले आप अगर नहीं देखे हैं इससे पहले का वीडियो तो आप इससे पहले का वीडियो देख लें ताकि सभी क्वेश्चन साइंस का कवर हो जाए जो कि क्लास 8 का टर्म 2 में आने वाला है। तो यहाँ पर जो है इस तरह का कंटेंट मतलब कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। और आप अगर बेस्ट परफॉर्मेंस या तो फिर प्रिपरेशन के लिए चाहते हैं नोट्स वगैरह तो आप टेलीग्राम में जाकर जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हैं सक्सेस में ट्यूटोरियल। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? एरोसोल कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि वायुमंडल में एरोसोल किस अवस्था में होता है, यानी कि किस प्रकार का होता है। तो वो किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ठोस, ये ठोस ठोस तरल, ठोस या तरल कण होते हैं ये चीज़ें। आगे बोल रहा है कि जाड़े के दिनों में औद्योगिक क्षेत्रों में धुआं और कोहरा आपस में मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं? तो धूम कोहरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वायु प्रदूषक कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी विषैली गैस रक्त में ऑक्सीजन ढोने की, याद रखना है, ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम कर देता है। तो कौन सा गैस? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि, मतलब कि पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो विश्व तापन कहा जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेवार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्वेश्चन बोला है कि ओजोन परत के नुकसान के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेवार है? तो ओजोन परत का जो नुकसान हो रहा है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के कारण हो रहा है। C से क्लोरो, F से फ्लोरो, फिर C से कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि धूल, धुएं तथा तरल बिंदु के रूप में निलंबित सूक्ष्म पदार्थ जो गैसीय अवस्था में नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? गैसीय अवस्था में नहीं होता उसे सूक्ष्म प्रदूषक कहा जाता है, और गैसीय अवस्था में रहेगा तो गैसीय प्रदूषक कहा जाता है। अब आगे क्वेश्चन है कि वैसे प्रदूषक जो किसी क्रिया या प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित होते, सीधे उत्सर्जित होते हैं, जैसे कोयला को जलाएं तो सीधा क्या होगा, वह प्रदूषण यानी कि धुआं निकलेगा, तो प्रदूषण फैला रहा है। सीधा कोयला को जलाने के बाद ये डायरेक्ट प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषित कर रहा है वायुमंडल को, तो इसे प्राथमिक प्रदूषक कहा जाएगा। लेकिन जो प्राथमिक प्रदूषक के आपस में या वायुमंडल के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले प्रदूषक यानी कि प्रदूषण बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि वायु प्रदूषक क्या है? तो वायु प्रदूषक क्या है? वायुमंडल से वायुमंडल में बाहर से अवांछित पदार्थों के आ जाने या पहले से उपस्थित अवयवों की मात्रा बढ़ने से सजीवों के साथ साथ निर्जीव में भी हानिकारक पदार्थ पड़ने लगे, तब ऐसी अवस्था को वायु प्रदूषण कहते हैं। इसका दूसरा रूप में ऐसे भी बोल सकते हैं, वायुमंडल में उपस्थित वायु में से अन्य प्रकार के गैसों के जाकर मिलना वायु प्रदूषण है। जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कोयला जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जाकर मिल जाएगा, तो वायुमंडल कैसा हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा, यानी कि वायु प्रदूषण हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि वायु प्रदूषण के कारकों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रकृति पदार्थ की अवस्था के आधार पर, और तीसरा स्रोतों के आधार पर। अब क्वेश्चन है कि सूक्ष्म प्रदूषक क्या है, ये कहाँ से उत्सर्जित होते हैं? तो सूक्ष्म प्रदूषक धूल, धुएं, तरल बिंदु के रूप में जो निलंबित सूक्ष्म पदार्थ है उसे क्या कहा जाता है? सूक्ष्म प्रदूषक कहा जाता है। ये उत्पन्न कहाँ से होता है? तो एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बोल रहा है हरित गृह प्रभाव क्या है? तो सूर्य की किरणें, यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य की किरणें जब पृथ्वी की सतह पर आती है तो पृथ्वी की सतह गर्म होकर मुख्यतः लंबी तरंग वाली अवरक्त विकिरणों को उत्सर्जित करती है। ये विकिरण कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों के आवरण को पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाता है। इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, या पौधा घर प्रभाव कहा जाता है।
संगमरमर का कैंसर किसे कहा जाता है? तो अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का संरक्षण होने की घटना, यानी कि अम्ल वर्षा भी हो रहा है जिस कारण से ये जो ताजमहल है उसका, उसमें जो संगमरमर मकराना का संगमरमर लगाया गया है उसमें जो है उसका कलर में चेंजिंग हो रहा है, उसी को क्या कहा गया है यहाँ पर? संगमरमर का कैंसर कहा गया है। आगे बढ़ा, विश्व तापन क्या है? पौधाघर प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? विश्व तापन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण क्या है? तो जल में अवांछनीय जैविक और अजैविक पदार्थों के मिलने के कारण इसकी गुणवत्ता में क्या हो रही है? कमी हो रही है, गिरावट हो रही है। इसी यानी कि इसी स्थिति को ही क्या कहा जाता है? जल प्रदूषण कहा जाता है। इसका कारण क्या है? जल का रंग, इसका कारण देखा जा सकता है तो गंध, अम्लीय में परिवर्तन आ जाना, ये सारा चीज़। और आगे है सुपोषण। सुपोषण यहाँ पर क्या है कि जल स्रोतों में रासायनिक उर्वरक के मिलने के कारण शैवालों में तेजी वृद्धि होती है और शैवाल मरने के बाद जीवाणुओं का भोजन बनते हैं और जीवाणु श्वसन की क्रिया में जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसके कारण जल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेंगे तो जल में जो है सो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा। इसी स्थिति को सुपोषण कहा जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि पौधाघर प्रभाव के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं? तो पौधाघर प्रभाव के क्या क्या फ़ायदे हैं? इससे दोनों है, फायदा और नुकसान दोनों भी है। यहाँ पर देख सकते हैं पौधाघर प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। इसके बिना पृथ्वी का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस माइनस में चला जाएगा, -15 यानी कि घट जाएगा, जिससे जो है पृथ्वी पर जीवन पर संकट आ सकता है। पृथ्वी में जीवन संभव फिर थोड़ा प्रॉब्लम होने लगेगा। अच्छा, अगर पौधाघर प्रभाव अत्यधिक वृद्धि होने पर पृथ्वी, ये भी है, अगर पौधाघर प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगा तो इसमें भी विश्व तापन हो जाएगा, जिसके कारण विश्व तापन यानी कि अधिक गर्मी होना, तो जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन का भी संकट हो जाएगा। आगे बोले विश्व तापन क्या है? तो विश्व तापन क्या है? पौधाघर प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने वाली वृद्धि को ही विश्व तापन कहते हैं। इसका प्रभाव क्या है कि तापमान क्या हो जाएगा? कम तापमान पर जीवित रहने वाले जीवों की प्रजातियां लुप्त हो जाएगी, क्योंकि कम तापमान में रहने वाले, क्योंकि तापमान बढ़ जाएगा। इस कारण से जो कम तापमान में रहता था उसको अधिक तापमान दे देंगे तो सिंपल सी बात है कि विलुप्त हो जाएगा। आगे हो रहा है हिमनद, आने की जो बर्फ़ वगैरह है ये अंटार्कटिका में, ये सभी पिघलने लगेगा और अंटार्कटिका ये सब हिमनद अगर पिघलने लगेगा तो समुद्री तट का जो जल है उसका जल स्तर बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसके आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, यानी कि जल में डूब जाएंगे। ये सारा चीज़ प्रॉब्लम है। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषकों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक वैसा वे प्रदूषण होते हैं जो किसी क्रिया और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सीधे उत्सर्जित होते हैं, डायरेक्ट उत्सर्जित होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। कोयला हो गया, तेल हो गया, ये सब जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैस उत्सर्जित करता है। और दूसरा जो है द्वितीयक प्रदूषक, ये प्रदूषक जो होते हैं आपस में या वायुमंडल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करने के बाद है सो प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं, तो इसे द्वितीयक प्रदूषक कहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ की अवस्था के आधार पर वायु प्रदूषण कितने प्रकार के हैं? तो ये 2 प्रकार के हैं। पहला है गैसीय प्रदूषक, दूसरा है सूक्ष्म प्रदूषक। गैसीय प्रदूषक मतलब कि वे प्रदूषण जो गैस के रूप में होता है। गैसीय प्रदूषक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी हो गया। और सूक्ष्म प्रदूषक जो सूक्ष्म कण के रूप में प्रदूषण होता है उसे सूक्ष्म प्रदूषक, जैसे धूल, धुआं, ये सभी एग्जाम्पल इसका है यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्रोतों के आधार पर वायु प्रदूषण जो प्रदूषक है वो कितने प्रकार का? तो ये कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होगा मानव जनित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत मतलब अपने आप प्रदूषण जो फैलता है, जैसे कहीं ज्वालामुखी फट गया तो वहाँ से निकलने वाली हानिकारक गैस के कारण जो प्रदूषण फैल रहा है, तो उस प्रकार का प्रदूषण को क्या कहेंगे? प्राकृतिक स्रोत प्रदूषण। और दूसरा मानव जनित, जो कार्य मानव द्वारा किया जाता है उससे जो प्रदूषण फैलता है उसे मानव जनित स्रोत कहते हैं। जैसे गाड़ी चलाया जाता है, फैक्ट्री वगैरह चलाया जाता है तो उससे प्रदूषण फैलता है, तो वो जो प्रदूषण होगा किस प्रकार का होगा? मानव जनित प्रदूषण होगा।
नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रदूषित जल से कौन सी बीमारियां होती है। तो प्रदूषित जल से यानी कि जल में जो है सो फ्लोराइड युक्त जल से जो होगा फ्लोरोसिस नामक बीमारी होगा, और शीशा युक्त जल से पागलपन, मस्तिष्क और किडनी ये सभी खराब होगा। ये सारा चीज़ हो गया। और नेक्स्ट कह रहा है कि इसी प्रकार आर्सेनिक युक्त जल से चर्म रोग वगैरह और फेफड़े का कैंसर हो सकता है। ये सारा चीज़ हो गया। और आगे बोल रहा है कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इसमें निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं घरों में जो है घरेलू ईंधन के रूप में कोयला लकड़ी के स्थान पर गोबर गैस या फिर एलपीजी का उपयोग कर सकते हैं। वाहनों में शीशा रहित, सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। पटाखा का बहिष्कार करना चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का अधिकांश उपयोग करना चाहिए। बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए। यहाँ पर सार्वजनिक वाहनों का अधिकांश उपयोग करना चाहिए, यानी कि अगर मान लेते हैं 25-30 आदमी जो है अगर पर्सनल गाड़ी से जाते हैं तो कितना गाड़ी का ज़रूरत पड़ेगा, 25-30 गाड़ी का ज़रूरत पड़ेगा। वहीं पर अगर एक सार्वजनिक गाड़ी से अगर जाया जाता है, बस वगैरह किसी से, तो वहाँ पर क्या होगा, एक ही गाड़ी से जाया जाएगा। तो 25 का 25 या फिर 30 आदमी एक ही गाड़ी से चलेगा, तो एक आदमी एक बस जितना प्रदूषण फैला रहा है उतना ही जो है सो प्रदूषित होगा। लेकिन यहाँ 25 गाड़ी मिलकर प्रदूषण फैलाएगा अगर पर्सनल गाड़ी से जाता है तो इस तरह से जो है सो सार्वजनिक वाहन से जाने आने से प्रदूषण इस तरह से कम हो सकता है। अब पूरा जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इसमें निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें पहला है कि घरों में बचे हुए रसायन या दवाओं को सिंक या फिर शौचालय के पैन में नहीं डालना चाहिए। दूसरा बोल रहा है खेतों में रासायनिक उर्वरक या कीटनाशी खरपतवार जो है सो इसका उपयोग कम करना चाहिए। तालाबों में पानी में बर्तन, कपड़े ये सभी जो है सो सभी को एक ही में, तालाब में क्या किया जाता है, बर्तन भी और कपड़ा भी, जानवर भी, ये सब को नहलाया जाता है, ये सभी काम किया जाता है, तो इससे भी जल प्रदूषण होता है। तो ये सारा चीज़ नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ा, निर्माण स्थलों तथा नालों का गंदा पानी जलाशयों में प्रवाहित करने से उपचारित करना चाहिए, यानी कि फिल्टर करना चाहिए। अगर घर से जो निकलता है या फिर किसी निर्माण स्थल से जो निकलता है गंदा पानी, उसको जलाशय यानी कि तालाब वगैरह, झील वगैरह में डाल दिया जाता है, तो वो चीज़ गलत है। वहाँ पर उसे उपचारित करके उसे ले जाना चाहिए। आगे बोल रहा है कि घरों में खराब बचा हुआ तेल जो होता है, घी, ग्रीस, ये सभी नाले में बहा दिया जाता है। ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए, तब जा कर के जल प्रदूषण से बचा जा सकता है। तो ये था इस चैप्टर का सारे क्वेश्चंस का आंसर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एक और चैप्टर का, जो 17 चैप्टर है, उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को भी डाल देते हैं। तो इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन और आंसर इतना ही थे। थैंक्स फॉर वाचिंग।